तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जे रूसो यानी जीन जैक रूसो के बारे में पढ़ेंगे। इसका टाइम पीरियड 1712 से लेके 1778 के बीच में रहा है। तो जब हम जीन जैक रूसो के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, जब जीवनी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है। और जो आजकल है ना, बच्चों को डिजाइन करने का कॉन्सेप्ट चला है कि हम अपने बच्चे को जन्म लेते ही उसे डिजाइन करने लगते हैं कि हमें जन्म के पूर्व ही बेसिकली डिजाइन स्टार्ट हो जाती है कि ऐसा है ना, मतलब माँ ऐसा खाए, है ना, ऐसा वातावरण में रहे, ऐसे मतलब चीज़ें करे जिससे कि बेटा बहुत अच्छा हो, सुरक्षित हो, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जन्म के बाद भी बच्चे को जो माँ-बाप हैं, पेरेंट्स हैं आज के डेट में, बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं, बहुत ही उनका लालन-पालन करते हैं और उन्हें एक है ना, डिज़ाइन के तहत, उन्हें एक कॉन्सेप्ट के तहत डेवलप किया जाता है। लेकिन हम जब रूसो को पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर सकता है और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन की आवश्यकता नहीं होती है। जो व्यक्ति का लक्ष्य होता है, वो अंतोगत्वा वह उसे पा ही लेता है। तो रूसो को जब हम पढ़ेंगे तो रूसो बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर होने वाला है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थिंकर्स हैं, उनमें ये एक महत्वपूर्ण थिंकर है और ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से बिलॉन्ग करने वाला थिंकर है। बेसिकली जो रूसो है, इसे समुदायवादी कहा जाता है, समुदायवादी कहा जाता है और समुदायवाद का इसे आधुनिक प्रणेता भी कहा जाता है। फिर ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक था या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का इसे प्रणेता कहा जाता है। इसके साथ ही ये आधुनिक समाजवाद का भी प्रणेता कहलाता है, आधुनिक समाजवाद का भी प्रणेता कहलाता है। बर्क इसे पागल सुकरात कहता है, बर्क इसे पागल सुकरात कहता है। तो चलिए इसके थोड़ा सा जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, रूसो के बारे में। तो रूसो का जो जन्म है ये जिनेवा में हुआ था, जिनेवा में हुआ था, स्विट्जरलैंड में। कब? 28 जून 1712 को। रूसो के पिता घड़ीसाज थे, लेकिन जन्म के समय ही रूसो की माता का देहांत हो गया था और पिता ने पुत्र को दुर्व्यसनों का साथी बना दिया था। इस प्रकार जन्म से ही वह उपेक्षित व स्नेह विहीन रहा। रूसो का पालन पोषण भी बड़ी लापरवाही से हुआ, इसलिए रूसो भी लापरवाही एवं विलासिता का जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हुआ। फिर तो दांत जर्मिनो है ने रूसो के बारे में लिखा है कि एकांत आवारा की संज्ञा दी है। दांत जर्मिनो ने रूसो को एकांत आवारा की संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि दर दर भटकना, कोई है ना, एक ठिकाना न होना, तो ये एक एकांत आवारा की तरह अपना जीवन जी रहा था, है ना। लगभग 14 वर्ष की आयु में रूसो को एक कठोर संगत रास यानी खुदाई का काम करने वाले के पास काम करना पड़ा। उसके साथ बड़ा ही पाशविक व्यवहार किया करता था, है ना। फिर वहाँ रूसो को भरपेट भोजन के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा, बल्कि उसे चोरी भी करनी पड़ी। झूठ बोलने की कला भी रूसो ने तब तक सीख लिया था। लेकिन फिर वो मालिक से तंग आ गया और उसने 16 वर्ष की आयु में वहाँ से भागने का फैसला लिया। जीवन के अगले कुछ वर्षों तक उसने अपना जीवन फ्रांस में आवारागर्दी में बिताया। उसे वेनिस में फ्रेंच दूतावास में नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन अपने खराब मिजाज के कारण उसे उसके पद से निकाल दिया गया। आवारा, पीड़ित होने पर भी रूसो बहुत करीब से जीवन के हर पहलू को देखता रहा, है ना। दर-दर भटकता रहा। जीवन के हर पहलू को देखा उसने, सुख देखा उसने, दुःख देखा उसने, लोगों के बदलते हुए मिजाज को देखा उसने, बहुत कुछ देखा उसने। अपने माता-पिता उसके माता-पिता बेसिकली प्रोटेस्टेंट थे। हमने देखा था कि जो प्यूरिटन्स क्रांति हुई थी, वहीं से प्रोटेस्टेंट निकल के आते हैं, तो उसके माता-पिता प्रोटेस्टेंट थे। लेकिन रूसो मैडम मैडम दी वारेंस के प्रभाव में आकर कैथोलिक बन चुका था। दी वारेंस रूसो की प्रेमिका के रूप में कुछ समय उसके साथ रही थी। 1743 से 44 में रूसो वेनिस में फ्रांसीसी राजदूत के सचिव बन गया था। 1745 में रूसो पेरिस में सिरेसा लिवासियर नामक महिला के संपर्क में आया। तो रूसो के जो महिला मित्र थे वही बदलते रहते थे उसके, है ना, उसके जीवन की तरह। और 26 वर्षों तक प्रेमपूर्ण संबंधों के बाद वृद्धावस्था में रूसो ने उसके साथ विवाह किया था। 1749 में डिजाइन की अकेडमी ने एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की और रूसो ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया, क्योंकि उसको समाचार पत्रों से पता चला था। और उसका जो प्रतियोगिता का विषय था, विज्ञान एवं कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योगदान दिया है अथवा उसे विशुद्ध करने में। तो हैज द रिवाइवल ऑफ साइंस एंड द आर्ट हेल्प टू प्योरीफाई और टू करेक्ट मॉरल्स, है ना। बेसिकली एक विषय क्या था, विज्ञान और कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योगदान दिया है अथवा उसे विशुद्ध करने में।
तो रूसो इसमें भाग लेता है। तो जो सभी उसमें जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने भाग लिया था, वो साइंस और आर्ट्स को ग्लोरीफाई कर रहे थे, है ना? यही बता रहे थे कि उसने साइंस और आर्ट्स ने ना प्यूरिफाई किया है हमारे मॉरल्स को, और हमारे मॉरल्स को प्यूरिफाई करने के साथ साथ उसे करेक्ट भी किया है। लेकिन रूसो इन सब से इतर, है ना, अपनी नई कहानी गढ़ता है। वो कहता है कि जो साइंस है, आर्ट और साइंस है, ये हमारे अंदर हमारे अंदर जो नैतिकता थी, हमारे अंदर जो मॉरल्स थे, उनको समाप्त करने का काम किया। तो ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी थी। जैसे देखते हैं इसमें क्या था कि रूसो ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने अपने निबंध में घोषणा की कि विज्ञान और कला ने मनुष्य का पतन कर दिया, मानव की चरित्रहीनता का उत्तरदायित्व आधुनिक समाज पर है। रूसो को इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर अपार ख्याति प्राप्त हुई और वो रातों रात मशहूर हो गए। 1754 में रूसो ने अकादमी द्वारा दूसरी बार घोषित निबंध प्रतियोगिता में पुनः भाग लिया। उस समय उसका विषय था असमानता का उद्भव और आधार, ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। इस निबंध में रूसो ने असमानता के लिए निजी संपत्ति को उत्तरदायी ठहराया और उसने तत्कालीन पूंजीवादी समाज की बहुत आलोचना की। तो इससे जो वहाँ की जो समिति थी, उसने रूसो के जो निबंध थे उसको दरकिनार कर दिया और किसी और को फर्स्ट प्राइज दे दी। क्यों? क्योंकि अगर रूसो को फर्स्ट प्राइज मिलता, रूसो की और ख्याति बढ़ जाती, और हो सकता है कि जो पूंजीपति थे वो समिति से, या जो ना कॉलेज था जहाँ से ये प्रतियोगिता आयोजित होती थी, उसे फंडिंग देना बंद कर देते। तो इस चक्कर में उन्होंने रूसो को पहला प्राइज नहीं दिया, जिससे रूसो नाराज हो गया था। इसमें राज्य और फ्रेंच राजतंत्र की भी आलोचना की गई। यद्यपि यह निबंध पिछले निबंधों से अधिक अच्छा था, किंतु इसमें व्यक्ति विचार अधिकारियों के विचारों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए रूसो को इस बार पुरस्कार नहीं मिल सका। परिणाम स्वरूप समाज के प्रति उसके विचारों में कटुता आ गई, जो उसके अन्य रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। 1754 में रूसो मैडम दी इपिने के संरक्षण में आया, जिसने उसे माउंट लारेंसी में रहने के लिए स्थान दिया था। रूसो यहाँ पर 8 वर्षों तक रहा। उसकी महान रचनाएं एमाइल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसी काल में लिखी गई थी। पेरिस के कृत्रिम जीवन से दूर प्रकृति की गोद में रहते हुए रूसो ने जब द एमाइल एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक विख्यात ग्रंथों की रचना की, जिससे उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। इसके ग्रंथ एमाइल ने तो फ्रांस में क्रांति ही उत्पन्न कर दी थी। उसके क्रांतिकारी विचारों ने शासक और पादरीगण क्रुद्ध हो गए ना। उसके जो क्रांतिकारी विचार थे उससे उससे शासक वर्ग और जो पादरीगण थे, दोनों दोनों जो है तो क्रुद्ध हो गए थे। 1762 में उसकी गिरफ्तारी का आदेश निकाल दिया गया। रूसो ने पेरिस छोड़ दिया और अपने जीवन के 16 वर्ष एक खानाबदोश के रूप में व्यतीत किया। उसका स्वास्थ्य गिरता रहा, किंतु उसने लेखन कार्य जारी रखा। प्राण रक्षा के लिए वह जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों में भटकता रहा। 1766 में इंग्लैंड में दार्शनिक ए.ओ. ह्यूम ने उसे शरण दी। वहाँ एडमंड भी उसका मित्र बन गया था, लेकिन रूसो के मित्र उसकी अभिमानशीलता को सहन नहीं कर पाते थे। थोड़ा सा तुनक मिजाज था पहले से। दूसरी चीज, ये अपने आप को बहुत ज्यादा ईगो में हमेशा रहता था। अतः मित्रों के प्रति शंकालु होकर रूसो पुनः गुप्त रूप से फ्रांस भाग गया। उसे ये लगता था कि ये लोग मेरी है ना, मेरे टैलेंट से जलते हैं, मेरी मुझसे ईर्ष्या करते हैं, और पता चले एक दिन ये हमको मार देंगे। इसलिए वो शंकालु प्रवृत्ति का हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके जीवन कितने थपेड़े लगे थे उसको कि उसको किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं होता था। तो अब किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं होता था, तो वो उसको हर व्यक्ति में, है ना, एक कपटी और एक है ना, छली व्यक्ति दिखाई देता था। ह्यूम ने अपने प्रभावशाली मित्रों की सहायता से व्यवस्था कर दी कि रूसो को बंदी बनाने की आज्ञा क्रियान्वित न की जाए। अतः जीवन के 11 वर्ष पेरिस में व्यतीत करते हुए रूसो ने कन्फेशंस, डायलॉग और सॉरी रिबरीज ग्रंथों की रचना की थी। कन्फेशंस क्या होते हैं? कन्फेशंस बेसिकली जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म में एक व्यवस्था होती है जिसमें आप ना जितने भी आपने जीवन भर काम किए हैं, तो अगर आप है ना चर्च में जाके उनको कन्फेस कर लेते हैं, उनको स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके पाप धुल जाते हैं। जैसा कि है ना भारत में है, या कि हमारे धर्म में है कि गंगा नहा, सब सारे पाप करो और गंगा नहा लो। ये थोड़ा सा इस टाइप का कॉन्सेप्ट है कन्फेशंस। सन 1775 तक राजनीति में उसकी रुचि इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह एक सलाहकार के रूप में ढूंढा जाने लगा था। इसी समय जेनेवा की सरकार को पराजित कर कोर्सिकन नेता पाउली ने अपनी स्वतंत्र एवं स्थायी सरकार स्थापित करने की चेष्टा की थी। रूसो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत पहले ही यह लिख चुका था कि कोर्सिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष विधायन संभव हो सकता है। कोर्सिया के नेता रूसो से प्रभावित थे, और ऐसे ही एक नेता ने रूसो को नए गणतंत्र की संस्थाओं के लिए एक योजना बनाने के लिए आमंत्रित किया।
रूसो इस द्वीप पर रहने की योजना बनाने में लगा ही था कि यह योजना भी विफल हो गई। उसने सैमुअल जॉनसन के जीवन चरित्र लेखक जेम्स बॉसवेल को उस द्वीप में भेजकर अपने अकाउंट्स ऑफ कोर्सिका जो कि 1768 में लिखी गई थी को पूरा किया। स्वयं को विधायक मानकर कोर्सिका का संविधान बनाया गया। बाद में पोलैंड की पुनर्स्थापना के अवसर पर उसने सन 1772 में कंसिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड शीर्षक से एक अन्य प्रस्ताव भी तैयार किया। 2 जुलाई 1778 को इस महान क्रांतिकारी राजनीतिक विचारक का परलोक गमन हो गया। यूलिच ने रूसो के बारे में लिखा है कि विचारों के इतिहास में ऐसे व्यक्ति को खोज पाना कठिन है जिसने इतने अर्ध सत्यों के बावजूद मानव जाति पर इतना गहरा प्रभाव डाला हो जितना कि रूसो ने डाला। तो इसमें रूसो को जैसे हम देख ही चुका है कि रूसो को आधुनिक युग में समुदायवाद यानी सामान्य इच्छा व सामान्य शुभ की अवधारणा के कारण तो रूसो जनरल विल का कॉन्सेप्ट देता है, जिसके कारण उसे समुदायवाद का प्रणेता कहा जाता है। प्राचीन काल में अरस्तु समुदायवादी था। रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कट्टर समर्थक माना जाता है। क्यों? क्योंकि जेनेवा में उसका जन्म हुआ था और जेनेवा में या कि स्विट्जरलैंड में आज भी हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था, है ना। आगे चलकर हम देखेंगे कि वो इंग्लैंड के बारे में कहता है कि इंग्लैंड वासी 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं, है ना। वो भी कब? जब चुनाव आता है ना, बाकी समय वो परतंत्र रहते हैं। रूसो को फ्रांसीसी जो क्रांति है कब हुई थी? 1789 में। आध्यात्मिक पिता यानी स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। एडमंड बर्ग ने उन्हें राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात कहा है, द इंसेन सोक्रेटिस ऑफ द नेशनल असेंबली कहा। तो हम लोग रूसो द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं उनको देख लेते हैं। तो इसकी पुस्तक थी डिस्कोर्सेस ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। डिस्कोर्सेस ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, ये बेसिकली लेख था, 1749 में आता है। विज्ञान व कला का आचार को शुद्ध व भ्रष्ट करने का में योगदान। यह लेख ऐसे एकेडमी ऑफ डिजाइन द्वारा पुरस्कृत हुआ था। इसे ही संक्षेप में डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस कहा जाता है। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये 1754 में ये लेख आता है। विषमता पर वार्ता थी इसमें, और यह भी एक लेख था, है ना। ये पुरस्कार इसको नहीं दिया गया था, जब दूसरा लेख प्रतियोगिता हुई थी तो इसमें रूसो को पुरस्कार नहीं मिला था, हमने देखा भी था। ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी जिनेवा निवासियों को समर्पित था। ये डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755 में लिखी गई थी। फिर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये महत्वपूर्ण है, ये 1762 में लिखा गया। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जब हम पुस्तक देखते हैं तो उसमें दोस्तों एक सरकटा लेवियाथन का चित्र दिखाई देता है। सरकटा लेवियाथन का चित्र दिखाई देता है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें सरकटे लेवियाथन का चित्र दिखाई देता है। और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हॉब्स ने अपने आदर्श राज्य आइडल स्टेट की चर्चा की है। और इसमें वो एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देता है शुरुआत में कि हर व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह जीवन भर बेड़ियों में जकड़ा रहता है। तो एवरीबॉडी बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। तो एवरीबॉडी बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स, यानी हर व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हमेशा वो चेन में जकड़ा रहता है। कैसी चेनें? हमारे सामाजिक चेनें होती हैं, है ना, हमारी जाति की चेनें होती हैं, हमारे धर्म की चेन्स होती हैं, है ना, हमारे स्वयं के विचारों की, है ना, हमारे माता पिता के जो विचार हैं उनकी चेन होती है, हमारे पियर्स ग्रुप की जो चेन्स होती हैं। तो हमेशा आदमी चेन्स में बंधा रहता है, राज्य की चेन में बंधा रहता है। तो आदमी अपनी सहज जो प्रवृत्ति है उससे हमेशा काम नहीं कर पाता। लास्ट में लिखता है इसी पुस्तक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाए। यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे चल के फांसीवादी और नाजीवादी थिंकर्स या नाजीवादी जो समर्थक थे वो उठाते हैं और वो कहते हैं कि हम राज्य को या कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य कर सकते हैं, इसलिए हम सर्वोच्च शक्तिशाली हैं। तो यहाँ थोड़ा सा निगेटिव कनोटेशन भी देखने को मिलती है रूसो में।
फिर जो उसकी जो पुस्तक थी द एमाइल, इसमें ये प्लेटो की इसमें आलोचना प्लस समर्थन दोनों किया गया है, और इसमें जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसका इसने विरोध किया था, और इसने प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति थी उसका भी विरोध किया था कुछ तथ्यों में, लेकिन कहीं कहीं ये उसका समर्थन भी करता है। फिर चलिए इसमें पढ़ते हैं थोड़ा सा कि इस पुस्तक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इस पुस्तक की प्रथम पंक्ति में लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। एवरीबॉडी बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेंज। इस पुस्तक की अंतिम पंक्ति में लिखा है मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इस पुस्तक में राज दर्शन संबंधी विचारों का विवेचन किया गया। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचार से मुक्त वैकल्पिक समाज की संभावना खोजी। उन्होंने राज्य को प्राचीन यूनानी विचारकों विशेषकर प्लेटो व अरस्तु की तरह नैतिक समुदाय माना है। राज्य को एक नैतिक समुदाय मानता है जो एक एकल इच्छा के साथ सहयोगी संस्था के रूप में एग्जिस्ट करती है। डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड द साइंस 1749 और डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1754 दोनों लेखों का उद्देश्य निषेधात्मक है, यानी निगेटिव है। इसमें तत्कालीन सामाजिक दोषों की ध्वंसात्मक आलोचना की गई है। जो साइंस और आर्ट ने जिस प्रकार से व्यक्ति को पतित किया है ना, व्यक्ति की जो ओरिजिनलिटी थी उसको डैमेज कर दिया है, वो उसकी आलोचना करता है रूसो। रूसो के दर्शन का रचनात्मक पक्ष सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पाया जाता है। फिर द एमाइल, ये शिक्षा पर लिखी गई पुस्तक है, 1762 में लिखी जाती है। यह पुस्तक शिक्षक पर लिखी गई है। इसमें प्रगतिवादी उपागम का उदय हुआ है। मनुष्य की निर्वासित प्रकृति का उदय ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। मनुष्य की निर्वासित प्रकृति का उदय ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। इस पुस्तक के अनुसार प्रत्येक बच्चे को उसकी प्रकृति यानी अकॉर्डिंग टू हिज नेचर के अनुसार शिक्षित करना चाहिए। तो यहाँ पर अब प्लेटो का वो विरोध करता है, प्लेटो को क्रिटिसाइज करता है। जैसे प्लेटो क्या कहता है कि हर व्यक्ति को जो वो शिक्षा है वो सबको समान देगा, है ना। 20 साल के बाद, ना 20 साल तक सभी को समान शिक्षा दी जाएगी। फिर एक टेस्ट होगा, है ना। उसके बाद फिर जो नहीं पास कर पाएंगे तो कृषक वर्ग में चले जाएंगे, और जो पास कर लेंगे तो उनको, है ना, फिर से शिक्षा दी जाएगी। फिर एक टेस्ट होगा जहाँ पर जो सैनिक वर्ग है उसको निकाल दिया जाएगा, और फिर एक शासक वर्ग के लिए एक अलग शिक्षा पद्धति चलेगी जो 35 से 50 साल तक चलेगी। तो ये एक प्रकार से लोगों के नेचर के अनुसार शिक्षा नहीं है ना। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा जो समस्या है वो यही है कि जो, है ना, कोई व्यक्ति है, अरे हमको नहीं बनना है डॉक्टर, तो हमको डॉक्टर बनाने के लिए आप मजबूर क्यों कर रहे हैं? मेरा उद्देश्य है, लेकिन मेरी रुचि खेल में है तो मैं खेलूँगा। जिसकी रुचि पढ़ाई में है, डॉक्टर बनने में है, तो वो डॉक्टर बने, है ना। आजकल हम देखते हैं कोर्ट में कितने ज़्यादा सुसाइड के केस आते हैं, इसीलिए आते हैं क्योंकि लोग करना कुछ चाहते हैं, आप करवा कुछ रहे हैं। तो ये अगर आप नेचर के साथ तारतम्य में बिठा के नहीं बैठेंगे तो यही चीज़ें सामने आएँगी। इसमें रूसो ने धार्मिक शिक्षा का विरोध किया। इसी पुस्तक में प्रकृति की ओर लौट चलो, रिटर्न टू नेचर का नारा दिया है। अब यहाँ पर रिटर्न टू नेचर का मतलब ये नहीं है कि स्टेट ऑफ नेचर जो कि हाउस बताता है वहाँ लौट चलो। इसका मतलब है कि हमें ना प्रकृति की ओर लौटना है। प्रकृति की ओर लौटना है इन द सेंस कि हमें जो अपनी ओरिजिनैलिटी थी, जो हम लोग एक प्रकार से आनंदित जीवन बिता रहे थे स्टेट ऑफ नेचर में। ना तो हमें खाने की टेंशन थी, ना तो हमें पीने की टेंशन थी, ना हमें रहने की टेंशन थी। हम लोग बिल्कुल, जब, है ना, आप इमेजिन करिए एक ऐसा व्यक्ति, है ना, कहीं पर हमें है ना, जो प्राचीन काल में जो मानव रहता था, कहीं पर मिला तो कंदमूल खा लिया, आग जला लिया, नदी के किनारे बैठे हैं, खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ना किसी प्रकार का टेंशन नहीं था, ना पढ़ने का टेंशन, ना लिखने का टेंशन, ना जीवन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। हमारा पूरा आसमान ही घर था, है ना। ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं थी कि हमें घर बनाने की ज़रूरत थी। लेकिन जब से व्यक्ति के अंदर तर्क डेवलप हुआ, जब से व्यक्ति के अंदर साइंस और ये, है ना, जो आर्ट्स की चीज़ें डेवलप हुई, तब व्यक्ति गुलाम हो गया इन चीज़ों का। एमाइल के अनुसार ईश्वर सब कुछ अच्छा ही बनाता है, यह मनुष्य है जो बुरे का निर्माण करता है। ईश्वर सब कुछ अच्छा बनाता है, लेकिन मनुष्य बुरे का निर्माण करता है। द कन्फेशन व डिवरीज ऑफ अ सोलिटरी वॉकर, ये दोनों उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए। कंसिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड 1772 में बुक आती है। और रूसो ने 1774 में एक लेख लिखा था, अ लास्टिंग पीस थ्रू द फेडरेशन ऑफ यूरोप। इसमें उन्होंने स्थायी शांति की स्थापना और युद्धों की रोकथाम के लिए यूरोपीय राष्ट्रों को एक संघ के रूप में संगठित करने की सलाह दी थी, जो कि आगे चल के यूरोपियन यूनियन बना। वान के अनुसार रूसो के साहित्य के पहले चरण में विद्रोही व्यक्तिवाद दिखाई देता है, तो बाद के चरण में विद्रोही समष्टिवाद या समूहवाद दिखाई देता है। तो शुरू में तो जो हॉब्स था, शुरू में जो रूसो था ये व्यक्तिवादी था।
विद्रोही व्यक्तिवादी था, लेकिन अंत में ये समुदायवादी बन जाता है। समुदायवादी क्यों बनता है? क्योंकि जनरल विल का कॉन्सेप्ट दे देता है। चलिए दोस्तों, हम रूसो की पहला लेख देखते हैं, डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस। इसमें रीजन के खिलाफ रिवोल्ट की बात की गई है, यानी कि तर्क के प्रति विद्रोह की बात की गई है। तो तर्क का डेवलपमेंट कब होता है? ये प्रबोधन काल की देन है। तर्क का डेवलपमेंट ये प्रबोधन काल यानी इनलाइटनमेंट फेज की देन है, जिसे हम पुनर्जागरण का काल कहते हैं। तर्क वहीं से डेवलप होता है जहाँ पर हर व्यक्ति अब विवेकशील हो चुका था, हर व्यक्ति के अंदर रीजन डेवलप हो रहा था और वो अपने बाहरी चीजों को है ना स्वीकार करने के बजाय हर चीज को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है, तर्क करना स्टार्ट कर देता है कि सूर्य चारों ओर घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है तो क्यों लगा रही है, पृथ्वी गोल है तो क्यों है। ये ऐसे तर्क करना स्टार्ट कर देता है व्यक्ति। इसकी देन किसकी है? ये प्रबोधन काल यानी एनलाइटनमेंट फेज की देन है। यह लेख मूलतः इतिहास की व्याख्या करता है और रूसो एथेंस व रोमन साम्राज्य का उदाहरण देते हुए बताता है कि एथेंस इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि वहाँ शोभा थी, वहाँ वैभव था, संपत्ति थी, कला था, विज्ञान की प्रचुरता थी। जब तक रोमन निर्धन व सीधे साधे थे तब तक वे अन्य साम्राज्यों पर विजय प्राप्त कर रहे थे, किंतु जैसे ही वे वैभव हुए, विलासितापूर्ण हुए, दुनियादारी और धन आया, रोमन साम्राज्य बर्बाद हो गया। ऐसे ही वो स्पार्टा को कहता है कि एथेंस बर्बाद हो गया, लेकिन स्पार्टा जो पेलोपोनेशियन वार था वो क्यों जीत गया, या स्पार्टा क्यों महत्वपूर्ण था, या स्पार्टा का वो समर्थन करता है क्यों? क्योंकि वहां पर नैतिकता या अनैतिकता जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लोग तर्क नहीं करते थे, कोई कलाएं नहीं थी, लोग अपना स्वाभाविक जीवन जीते थे, है ना, जो मन पड़ा लोग करते थे, है ना, दूसरों के काम में अड़ंगा नहीं लगाते थे और जहाँ पर भोजन मिल गया वहीं रात बसर कर ली, है ना, और सुखी से जीते थे, है ना, कोई उनके अंदर टेंशन नहीं था, है ना। फिर कला व विज्ञान ने व्यक्ति को भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि इससे व्यक्ति विचारशील हो जाता है, विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है। विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर। तो उसको क्या बोलता है कि विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है। निष्क्रिय उत्सुकता इन द सेंस कि अब जैसे मान लो हम निष्क्रिय उत्सुकता दिखाते हैं कि तारे क्यों गिरते हैं, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, कैसे होता है ना। फिर बहुत सारे जो हमने देखा था कि जो प्लेटो है, अरस्तु है, ये मैटर की बात करते हैं, फॉर्म की बात करते हैं ना, द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत, ये सब चीजें क्या है? ये निष्क्रिय उत्सुकता है ना, इसका कोई मतलब नहीं, इन सब चीजों को खोज के आखिर हमने कर ही क्या लिया। तो ये ऐसा रूसो का मानना था। वो कहता था कि जो दर्शन शास्त्र है ये केवल बौद्धिक आडंबर है ना, और विज्ञान हमें विनाश की ओर ले जाती है। ये हमारे जो सहजता है उसको खत्म कर देती है, जो हमारी जो ओरिजिनलिटी है ये हमें उसको वो खत्म कर देती है। ये जो सुख सुविधाएं हैं, ये रंगीन फीते हैं जो हमारे जीवन को बाधित करते हैं, जो हमारे जीवन में एक है ना संकट पैदा करते हैं। आनंद हम जैसे देखते हैं कि आनंद कैसे आता है, आनंद किसको है? हम समझते हैं कि जो बहुत पैसे वाला है उसे आनंद है, लेकिन अगर आप अंदर जाके रिसर्च करेंगे तो देखेंगे कि बहुत पैसा है लोगों के पास, लेकिन लोगों के पास है ना नींद नहीं आती है, लोगों को हाइपरटेंशन रहता है, लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है, बहुत सारी बीमारियां रहती हैं, है ना। इतना पैसा हो जाने के बावजूद भी लोगों को टेंशन रहता है। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी को खो दिया है। जो सुख जहाँ है नहीं वहां पर उसकी खोज कर रहे हैं और अपनी ओरिजिनलिटी को खो दिए हैं। अपनी जो है ना, जो हॉब्स का रूसो हमेशा कहता है, रूसो क्या कहता है कि नेचर की ओर लौट चलो, अपनी जो ओरिजिनलिटी है ना। आप बहुत ज्यादा टेंशन मत लो जीवन में, है ना? संपत्ति के संकट में सब फंसे हुए हैं, संपत्ति के संकट में सब फंसे हुए हैं। और रूसो का मानना था कि जो तर्क है ये आत्म केंद्रितता पैदा करता है ना। केवल हम ही के बारे में सोचते हैं, और तार्किक व्यक्ति स्वार्थी होता है। क्यों? क्योंकि वह अपने बारे में सोचता है। तार्किक व्यक्ति पतित व्यक्ति होता है क्योंकि वह स्वयं सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। तो यही बात है। तो विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है, दार्शनिक बौद्धिक सजावट का और शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते। तर्क के प्रति विद्रोह अर्थात एक चिंतनशील विवेकशील मानव दुराचारी पशु, एक दुराचारी पशु। रूसो के अनुसार तर्क आत्म केंद्रितता यानी स्वस्वार्थ पैदा करता है और चिंतन इसे मजबूत करता है। तो तर्क
केंद्रीयता पैदा करता है और चिंतन इसे सुदृढ़ बनाता है। तार्किक व्यक्ति स्वार्थी होता है, तर्क व्यक्ति को पतित बनाता है ना। तर्क करने वाला व्यक्ति पतित व्यक्ति होता है। फिर और इसमें क्या है कि रूसो ने तर्क आत्म केंद्रीयता यानी सुधार्थ पैदा करता है और चिंतन इसे मजबूत करता है, और पीड़ित व्यक्ति को देखकर वह यह कहने को तैयार रहता है कि तुम समाप्त हो जाओ तो कोई बात नहीं, मैं सुरक्षित रहूं, ऐसा बोलता है। रूसो मनोभाव एवं भावनाओं को तर्क से अधिक महत्व देता है। रूसो मनोभाव एवं भावनाओं को तर्क से अधिक महत्व देता है। जो हमारे इमोशंस है, हमारा जो ना मनोभाव है, वो तर्क से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वह कहता है कि बुद्धि भयानक है, क्योंकि यह श्रद्धा को कम करती है, यह हमारी श्रद्धा को कम कर देती है। हम बेसिकली संशयवादी हो जाते हैं, हर चीज को क्वेश्चन करने लगते हैं। क्या जरूरत है हर चीज को क्वेश्चन करने की? विज्ञान विनाशक है, क्योंकि यह विश्वास को नष्ट करता है। विवेक बुरा है, क्योंकि यह सहज नैतिक ज्ञान के विरोध में तर्क वितर्क करता है। बिना सम्मान, आस्था, नैतिक अंतः प्रेरणा के न चरित्र होगा, न ही समाज होगा। तो हालांकि रूसो तर्कशीलता, विवेकशीलता, वैज्ञानिक बुद्धि का विरोध करता है, पर वह स्वयं बड़ा तार्किक एवं चिंतनशील था। तो बेपर ऐसा बोलता है बेपर कि ये खुद तार्किक था, इन चीजों का विरोध करता है, तर्कशीलता का विरोध करता है, विवेकशीलता का, वैज्ञानिक बुद्धि का विरोध करता है, लेकिन खुद बड़ा तार्किक था ना। उसने जब पहली पुस्तक, अपनी जो पुस्तक लिखी है इसमें, डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस, अगर ये तर्क ना करता तो पुस्तक ही कैसे लिख पाता भाई? ये बात भी है ना। ये खुद बड़ा तार्किक था। पेपर कहता है कि तर्क का उत्साही धर्मदूत, जिसने अविवेक के काल में राह प्रशस्त करने हेतु औरों से अधिक किया। क्योंकि जो रूसो था ये खुद बड़ा तार्किक था, इसलिए उसने अज्ञान के काल में औरों से ज्यादा महान कार्य कर दिया। फिर अन्य उसकी पुस्तक है डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस में रूसो ने लिखा है कि संपूर्णता की ओर कला व विज्ञान के विकास के कारण हमारी आत्माएं भ्रष्ट हो गईं। उन्होंने धन के दिखावे, कृत्रिमता और तार्किकता की बजाय सरलता, नैतिकता, परोपकार का समर्थन किया। इस मायने में उसके विचार गांधी के विचारों से साम्यता रखते हैं। गांधी भी आधुनिक, पतनशील, उपभोक्तावादी, भौतिकतावादी दुनिया के विरोधी थे। तो रूसो का गांधी पर प्रभाव पड़ा है ना। रूसो बेसिकली आडंबर, झूठेपन, संपत्ति का विरोध करता है, और गांधी भी सीधा साधा और साधारण जीवन जीने की वकालत करते हैं। गांधी जी भी भोगवादी जो जीवन है उसकी वकालत नहीं करते हैं, है ना। वो सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग के व्यक्ति थे गांधी जी, और रूसो भी यही कहता है ना। रूसो क्या कहता है कि आडंबर, झूठापन, संपत्ति से आप दूर रहिए। रूसो के अनुसार व्यक्ति, विज्ञान व तर्क उस आस्था और नैतिकता को नष्ट करते हैं जिस पर समाज आधारित है। तर्क व्यक्ति की अज्ञानता भले ही दूर करता है, लेकिन उसे संकालु भी बना देता है। अज्ञानता भले दूर करता है, लेकिन उसे संकालु बना देता है। पुनर्जागरण काल में तर्क, विज्ञान, विवेक का जो विकास हुआ, रूसो ने उसे सरल मानव सभ्यता के लिए घातक बताया। तर्क के प्रति विद्रोह यानी रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन करते हुए उसने लिखा है कि चिंतनशील पशु एक पतित, चिंतनशील व्यक्ति, थिंकिंग एनिमल एज अ डिप्राइव्ड एनिमल, थिंकिंग मैन इज अ डिप्राइव्ड एनिमल, यानी चिंतनशील मनुष्य एक पतित पशु है, यानी एक डिप्राइव्ड एनिमल। इस प्रकार रूसो ने इस लेख में प्रबोधन काल यानी एनलाइटनमेंट की समालोचना की है। फिर आगे चल के इसमें देखते हैं हम लोग कि रूसो ने मूल पाप, ओरिजिन सिन किसे माना है? मानव जीवन का कारण पाप है। रूसो ने मूल पाप यानी ओरिजिन सिन, मानव जीवन का कारण पाप है, कि रूढ़िवादी धारणा के विपरीत कहा है। पहले क्या था कि मानव जीवन का कारण क्या है, हम लोग यहाँ पर पैदा ही क्यों है? क्योंकि हमने पाप किया, इसलिए हमें उसका जीवन मिला। लेकिन इसके बाद है ना, इसके विपरीत रूसो क्या कहता है कि मनुष्य अनिवार्य रूप से अच्छे हैं, पर समाज उन्हें भ्रष्ट कर देता है। रूसो क्या कहता है कि ह्यूमंस आर नेचुरली गुड, मनुष्य नेचर से अच्छे होते हैं। इट इज सोसाइटी विच करप्ट्स देम, जो सोसाइटी है यही करप्ट करती है। तो एक व्यक्ति जो जिसने प्रेरणा ली है, जिसने कसम खाई है कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाता है ना। एक बार आपने संकल्प लिया था कि मुझे रिश्वत नहीं लेनी, लेकिन ऐसी स्थिति बन जाती है ना, कोई व्यक्ति आता है आपके पास और रिश्वत की प्रस्तुति देता है, आपने नहीं लिया, लेकिन आपका नुकसान हो गया, तबादला हो गया। फिर आपने नहीं लिया, फिर आपका तबादला हो गया। धीरे धीरे आप कहेंगे अरे यार क्यों न लूं मैं, आपके अंदर फिर तर्क डेवलप हो जाएगा, अरे सभी ले रहे हैं, मैं भी लूं, अपना काम करूं, मौज करूं, कौन फालतू के पचेड़े में पड़े। तो ये बात होती है कि आदमी फिर तर्क करने लगता है।
और जो उसकी ओरिजिनलिटी है उसको खो देता है। तो ये सोसाइटी है, व्यक्ति तो अच्छा था, व्यक्ति ने तो दृढ़ संकल्प लिया था कि मैं बुरा नहीं रहूंगा, लेकिन समाज ने उसे बेस्ट कर दिया। जो सर्कल है, जो चैन है ना, सिस्टम, जिसे सिस्टम कहा जाता है, यही बुरा बना देता है। प्राकृतिक मानव सरल एवं संयमित जीवन जीता था। उसकी शारीरिक आवश्यकताएं सीमित थीं, चूंकि जनसंख्या कम थी इसलिए उसकी शारीरिक आवश्यकताएं भी कम थीं। पर जैसे ही उसने तर्क करना प्रारंभ शुरू किया, उसकी इच्छाएं असीमित हो गईं। इन असीमित इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, अतः तार्किक व्यक्ति असंतुष्ट रहता। रूसो ने रूसो उस कला, विज्ञान व विवेक की आलोचना करता है जो मानव को पथभ्रष्ट करते हैं। सच्ची कला जो मानव के स्वाभाविक विकास में सहायक है, उसका वह प्रशंसक है। सच्ची कला जो मानव के स्वाभाविक विकास में सहायक है, उसकी वह प्रशंसा करता है। रूसो जब नागरिक समाज व राज्य की आलोचना करता है तो वस्तुतः वह तत्कालीन फ्रेंच नागरिक समाज व राज्य की आलोचना करता है। अन्यथा एक नैतिक एवं आदर्श राज्य को वह प्लेटो की तरह मानव विकास हेतु अपरिहार्य मानता है। रूसो जिस प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर समझौते से पूर्व की अवस्था का वर्णन करता है, वह अवस्था हाफ द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की तरह समाज पूर्व यानी प्री सोशल व प्री पॉलिटिकल है, यानी समाज पूर्व व राजनीतिक पूर्व है, अर्थात राज्य पूर्व दोनों है। रूसो इस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति दिल की भावना यानी इंस्टिंक्ट के अनुसार स्वाभाविक व्यवहार करता है, न कि तर्क बुद्धि पर आधारित कृत्रिम व बनावटी व्यवहार करता है। रूसो के दृष्टि में स्पार्टा प्राकृतिक सरलता का सर्वोपरि उदाहरण है। वहाँ के लोग वो ज्यादा सोचते नहीं थे, उनके लिए नैतिकता, अनैतिकता, तर्क, कलाएं, ये सब कुछ मायने नहीं रखता था। जो मन आया खा लिया, जो मन आया पी लिया, जहाँ मन पड़ा लेट गए। एक जीवन ऐसा था कि कोई टेंशन ही नहीं था। एक ऐसे कहानी याद आती है, एक व्यक्ति पेड़ के किनारे लेटा हुआ था, तो आराम कर रहा था। तो दूसरा व्यक्ति आता है ना, सूट बूट पहने हुए, उससे पूछता है कि तुम क्यों लेटे हो, तुम काम क्यों नहीं करते, रोजगार क्यों नहीं कर पाते हो। उसने बोला इससे क्या होगा। तो बोले तुमको रोजगार मिल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। बोला इससे क्या होगा, हमारी शादी हो जाएगी। इससे क्या होगा, तुम्हें सुख मिलेगा। उससे क्या होगा, कहीं तुम अच्छा जीवन जियोगे, सुख मिलेगा, तुम प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। तो बोला अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो मैं आनंद ले रहा हूँ, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो मेरे को। तो यही बात है कि व्यक्ति है ना तमाम प्रकार की उलझनें अपनाता है, और अंत में जो व्यक्ति खुद ही आनंद ले रहा है अपने जीवन में, है ना। अब ट्राइबल लोगों को देखो, है ना, बढ़िया तालाब में नहाए, अपना जो कंद फूल या कि जो भी कुछ भी मिला खाए पिए ऐश करे, ना उनको दुनिया की टेंशन, ना जहान की टेंशन, भारत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में कौन मरा, इससे उनको कोई टेंशन नहीं, अपना मस्त जीवन काट रहे हैं। और यहाँ व्यक्ति टेंशन में है, ब्लड प्रेशर बढ़ा जा रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, है ना, टेंशन। तो इस प्रकार का जीवन अच्छा है कि वो वाला जीवन अच्छा है जो हम लोग नेचर से जुड़ के जीवन जीते हैं। तो ये थोड़ा सा रूसो का इसमें बहुत सारी वो बातें ऐसे ही बोलता है, ठीक है। तो अब डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी हम बात करते हैं, असमानता का उदय कैसे हुआ। तो रूसो का मानना था कि स्टेट ऑफ नेचर में आदमी नोबल सैवेज था, नोबल सैवेज था, है ना। स्टेट ऑफ नेचर में सुख दुख, अपना पराया, अनैतिकता, अच्छाई और बुराई का कोई अस्तित्व नहीं था। चलिए देखते हैं, इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं।